नमस्कार शिक्षकों, मेरा नाम है दिनेश कुमार बर्मन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसटी एजुकेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पर्यावरण विज्ञान, परिभाषा, कार्यक्षेत्र और महत्व का गहन अध्ययन किया था और आज हम अधिगम के सिद्धांत का गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अधिगम के सिद्धांत पार्ट 2.1। अधिगम नए ज्ञान, आचरण, कौशल, मूल्यों या वरीयताओं को हासिल करने या इनकी मौजूदा स्थितियों को संशोधित करने की प्रक्रिया है। अधिगम अनिवार्य नहीं है, यह प्रासंगिक है। यह एक बार में नहीं हो जाता, लेकिन धीरे धीरे सृजित होता है और इसे हम पहले से क्या जानते हैं इस आधार पर गढ़ा जाता है। अधिगम जीवधारियों में परिवर्तन को जन्म देता है और यह परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न परिभाषाओं का गहन अध्ययन करेंगे। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन है जो व्यवहार का परिणाम है। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार अधिगम प्रगतिशील व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम व्यवहार, ज्ञान एवं मनोभाव की प्राप्ति है। आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार अधिगम में कुछ नया करना शामिल है, बशर्ते कि नई गतिविधि को सुदृढ़ किया जाए और बाद की गतिविधि में पुनः बाहर लाया जाए। अधिगम की विशेषता, यहाँ पर हम अधिगम की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अधिगम विद्यालय के अंदर के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए प्राकृतिक रूप से प्रेरित होते हैं और अधिगम हेतु सक्षम हैं। बच्चे अनुभवों, कार्य करके, प्रयोग करके, पढ़कर, परिचर्चा, प्रश्न पूछकर, सुनकर, सोचकर और भाषण द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करके और व्यक्त करके या स्वयं और दूसरों के साथ लिखकर विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अधिगम अनुभव का पुनर्निर्माण है। अधिगम को प्रायः अभ्यास या प्रशिक्षण के साथ सुधार की प्रक्रिया माना जाता है। हम कई कार्य सीखते हैं जो हमें अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करते हैं। अधिगम बिना किसी उद्देश्य और स्वगतिविधि के नहीं होता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की गतिविधि एक शिक्षक की गतिविधि से अधिक मायने रखती है। बच्चे के जन्म से मृत्यु तक अधिगम जारी रहता है। जब अधिगम का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होता है तो व्यक्ति तुरंत सीखता है। यह उद्देश्य या लक्ष्य है जो यह निर्धारित करता है कि शिक्षार्थी अधिगम की परिस्थितियों में क्या देखता है और कैसे कार्य करता है। यदि कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है तो अधिगम मुश्किल से देखा जा सकता है। अधिगम के प्रकार और शैली, यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के शैलियों का गहन अध्ययन करेंगे और अधिगम के प्रकारों का। बोधात्मक अधिगम, यह अधिगम वह अधिगम है जिसमें छात्र ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखते हैं और मस्तिष्क विभिन्न वस्तुओं, प्रतियोगिताओं, घटनाओं, अनुभव इत्यादि को समझना और उनके रिकॉर्ड को सक्षम बनाना है। वैचारिक अधिगम, इस प्रकार का अधिगम विषयों के विस्तृत सिद्धांतों या विचारों से संबंधित है, लेकिन अधिगम के बाद छात्र अमूर्त शब्दों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसके माध्यम से छात्र तार्किक संरचना में जानकारी और तथ्यों को व्यवस्थित करना सीखते हैं। साहचर्य अधिगम, यह वह अधिगम है जिसमें एक बच्चा किसी वस्तु, स्थिति, प्रतियोगिता,
घटना, अनुभव इत्यादि के बारे में एक नई स्मृति विकसित करता है। प्रशंसात्मक अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में विचार, दृष्टिकोण, मानसिक प्रगति जो मन की सकारात्मक भावना से संबंधित है, प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। जब हम एक बच्चे की उसके व्यवहार, गतिविधि इत्यादि के लिए सराहना करते हैं तो बच्चे के मस्तिष्क में सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। अब बच्चे इस व्यवहार को दोहराएंगे ताकि उनकी सराहना की जा सके और वे अपने मस्तिष्क में उसी अनुभव को महसूस कर सकें। अधिगम के सिद्धांत, यहाँ पर हम विभिन्न अधिगम के सिद्धांतों का गहन अध्ययन करेंगे। उत्सुकता का सिद्धांत, यह एकाग्रता और उत्सुकता की कोटि की ओर संकेत करता है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से सक्षम होने पर सीखने के लिए तैयार होता है और अधिगम का कोई कारण न होने पर अच्छी तरह से नहीं सीख सकता है। छात्रों को सीखने के लिए तैयार करना, विषय वस्तु का मूल दिखाकर रुचि पैदा करना और निरंतर मानसिक या शारीरिक चुनौती प्रदान करना आमतौर पर प्रशिक्षक का उत्तरदायित्व है। अभ्यास के सिद्धांत, अभ्यास के सिद्धांत में कहा गया है कि जिन चीज़ों को अक्सर दोहराया जाता है सबसे अच्छी तरह से याद रहती है। यह प्रशिक्षण और अभ्यास का आधार है। यह सिद्ध हो चुका है कि जब छात्र सार्थक अभ्यास और पुनरावृत्ति करते हैं तो छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं और जानकारी को स्मृति में बनाए रखते हैं। यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि अभ्यास सार्थक होना चाहिए। ये स्पष्ट है कि अभ्यास केवल तभी प्रगति की ओर ले जाता है जब प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है। प्रभाव का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत छात्र की भावनात्मक प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसका प्रेरणा से सीधा संबंध होता है। प्रभाव का सिद्धांत कहता है कि एक सुखद या संतोषजनक भावना के साथ अधिगम को सुदृढ़ बनाया जाता है और अप्रिय भावना से जुड़ने पर अधिगम कमज़ोर हो जाता है। और अधिगम के अनुभव में ऐसे तत्व होने चाहिए जो छात्र को कुछ अच्छी भावनाएं प्रदान करें। उत्कृष्टता का सिद्धांत, प्रथम होने की स्थिति अक्सर एक मजबूत, लगभग स्थिर प्रभाव का सृजन करती है। पहले सीखा ज्ञान मन में एक मजबूत प्रभाव उत्पन्न करता है जिसे मिटाना मुश्किल होता है। प्रशिक्षक के लिए इसका अर्थ है कि जो पहली बार सिखाया जाता है वह सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक छात्र कोई गलत तकनीक सीखता है। प्रशिक्षक को गलत तकनीक को सही करने और सही सिखाने में मुश्किल होगी। छात्र का पहला अनुभव सकारात्मक, क्रियाशील होना चाहिए और अनुसरण करने वाले सभी लोगों के लिए बुनियाद रखनी चाहिए। छात्र जो सीखता है वह प्रक्रियात्मक रूप से सही होना चाहिए और पहली बार में लागू होना चाहिए। तीव्रता का सिद्धांत, तीव्रता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक छात्र वैकल्पिक की अपेक्षा वास्तविक वस्तु से अधिक सीखेगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने की अपेक्षा इसे देखकर अधिक समझ प्राप्त कर सकता है और सराहना व्यक्त कर सकता है। इसी प्रकार एक छात्र द्वारा कार्य के विषय में केवल पढ़ने के बजाय उसे करके अधिक समझ प्राप्त करने की संभावना है। आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का नियम कहता है कि हमारे पास कुछ हासिल करने या करने के लिए कुछ होना चाहिए। यह क्षमता, कौशल, उपकरण या कुछ भी हो सकता है जो हमें कुछ सीखने या हासिल करने में सहायता कर सकता है। एक आरंभिक बिंदु या आधार आवश्यक है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि जो ज्ञान स्वतंत्र रूप से सीखा जाता है वह सबसे अच्छा होता है। इसके विपरीत, यदि एक छात्र को मजबूर किया जाता है तो उसके लिए सीखना, आत्मसात करना और लागू करना मुश्किल हो जाता है। बाध्यता और ज़बरदस्ती व्यक्तिगत विकास के विरोधी हैं। समाज के व्यक्तियों द्वारा जितनी अधिक स्वतंत्रता का आनंद लिया जाता है उतनी ही बौद्धिक और नैतिक प्रगति समाज को आनंदित करती है। चूँकि अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है,
छात्रों को कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे पसंद की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य के परिणामों को सहन करने की स्वतंत्रता। ये 3 प्रधान स्वतंत्रता है जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्माण करती है। यदि कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो छात्रों की अधिगम में बहुत कम रुचि हो सकती है। दोस्तों, इस पीडीएफ को और इसके वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपको आगे भी पीडीएफ उपलब्ध करवा पाएँ। आपका सहयोग ज़रूरी है। क्लिक टू जॉइन यूट्यूब ST एजुकेशन। धन्यवाद।